Hello everyone, Namaste. Today is our first video lecture on our very first unit, solutions. And in this unit, we'll discuss about the mixtures, mixture, and then we'll discuss about solutions, then its types, and then we'll discuss about concentration terms, and then we'll discuss about solubility of a solution, and then we'll discuss about Henry law, Henry's law, and then Raoult's law, Raoult's law, and then in Raoult's law, ideal and non-ideal solutions, and then colligative properties of the solution, and then want of factor. Okay, and at first let's discuss about mixtures. So mixtures contain two or more pure substances. So मिक्सचर के अंदर दो या फिर मोर देन टू pure substances are present. So if a substance contain two or more than two pure substances, then we call it a mixture. Okay, some examples are given in our NCERT book which are very important. First one is brass. So brass is an alloy. What are alloys? These are the homogeneous mixtures of metals or metal and a non-metal. All right. So brass is made up of copper and zinc. All right. So brass is a alloy of copper and zinc. Then German silver, it is also an alloy which is made up of copper, zinc and nickel. Yes, brass has copper and zinc, whereas German silver has copper, zinc and nickel also. So don't be confused with brass and German silver. Alright, let's discuss about bronze. So bronze is another alloy of two metal, copper and tin. The chemical symbol for tin is Sn. Alright, so these are the examples of solid mixtures. Okay, now another example of a mixture or a liquid mixture is fluoride ion in water. Fluoride ion in water. So if the concentration of fluoride ion in water is 1 ppm, if the concentration of fluoride ion in 1 million part of the solution is 1 ppm, then it will prevent tooth decay. Okay, what does it do? It will prevent tooth decay, means it is good for our teeth. But if the concentration become greater than 1 ppm or up to 1.5 ppm, then our tooth decay starts or our tooth become patchy, विच मीन्स कि दांत जो हैं वो हमारे येलोइश होने लग जाएंगे, पैची दांत, उसके ऊपर धब्बे जो हैं वो बनने लग जाएंगे. वहीं अगर हम सोडियम फ्लोराइड के बारे में बात करें, NaF सोडियम फ्लोराइड के बारे में बात करें, तो सोडियम फ्लोराइड में फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन अगर 1.5 से ग्रेटर हो जाए, अगर 1.5 से ग्रेटर हो जाए तो इट विल वर्क एज रैट पॉइजन. चूहों को मारने की दवा के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और घरों में अक्सर इसका इस्तेमाल होता है सोडियम फ्लोराइड. ओके, सो गाइस, ये थे कुछ मिक्सचर और सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स, और इनसे हमें पता चलता है, इन सब को पढ़ के हमें पता चलता है कि हमें ये सॉल्यूशन चैप्टर
क्यों पढ़ना चाहिए। तो इन सब को थोड़ा और डिटेल में और कुछ नई जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमें ये चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके एवरीवन सी, मिक्सचर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस में हम दो तरह के मिक्सचर्स पढ़ते हैं। पहला है सस्पेंशन एंड द सेकंड वन इज कॉलॉइड। इनके बारे में डिटेल में आपने क्लास 9th में पढ़ा है। सो बहुत ज़्यादा सस्पेंशन और कॉलॉइड हमें नहीं पढ़ना है अभी। हम बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में। सो व्हाट आर सॉल्यूशंस? सो सॉल्यूशंस आर बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर्स। व्हाट आर सॉल्यूशन? सॉल्यूशंस आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स। बस इस मिक्सचर में होने क्या वाला है, इसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होने वाले हैं। एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स मतलब टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इसके अंदर होने वाले हैं। कंपोनेंट्स जो हैं उनको अब हम क्या करेंगे, दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। कि हमने बोल तो दिया कि एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन इन कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? कंपोनेंट्स मतलब जिनसे मिलकर सॉल्यूशंस बने हुए हैं। तो दो चीज़ों से मिलकर जनरली हमारे सॉल्यूशंस बने होते हैं। पहला होगा सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर क्या बना हुआ होगा? हमारा सॉल्यूशन। ओके, ये बात समझ आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं हम। पहले देखते हैं हम सॉल्वेंट के बारे में। इस सॉल्वेंट क्या होता है कि सॉल्यूशन के अंदर जिसकी क्वांटिटी क्या हो, लार्जेस्ट हो या ग्रेटेस्ट हो, तो जो सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा होगा, ओके, एज अ कंपोनेंट that is present in the largest quantity is known as solvent. ऑल राइट। अब सॉल्वेंट जो है वो डिसाइड करता है आपके सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट देखकर हम बता सकते हैं कि उसके सॉल्वेंट की कौन सी फिजिकल स्टेट होगी। फिजिकल स्टेट मींस सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑल राइट, चलिए अब बात करते हैं हम सॉल्यूट के बारे में कि सॉल्यूट क्या होता है। तो सॉल्यूट जो है वो किसी भी सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो वन और मोर कंपोनेंट्स जो कि प्रेजेंट होंगे किसी सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए? सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। सॉल्वेंट के अलावा जितनी भी चीज़ें एक सॉल्यूशन के अंदर होती है उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। और इसकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में लेस होगी या लेसर होगी। सो हम ये भी बोल सकते हैं कि द कंपोनेंट विच आर lesser in quantity in a solution is known as solute. Okay, so क्वांटिटी के बेसिस पर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करते हैं, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्वेंट की होती है, कम क्वांटिटी सॉल्यूट की होती है। और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कौन डिटरमाइन करता है कि सॉल्यूशन जो है वो आपका सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और या फिर गैस होगा, वो सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है। ओके, अगर हम एक एग्जांपल ले, सिंपल एग्जांपल, जिसमें हम सॉल्ट को पानी के अंदर अगर हम मिलाएं तो जनरली हम सॉल्ट को कम लेते हैं क्योंकि इसकी क्वांटिटी लेस लेते हैं, और पानी की क्वांटिटी जो है हम मोर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा लेते हैं हम। विच मीन्स कि जो NaCl होगा, जो नमक होगा, वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, और क्योंकि पानी की क्वांटिटी इसके अंदर ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कंपोनेंट्स किसी सॉल्यूशन के अंदर, जैसा हमने बोला कि दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन आर टू,
अगर दो कंपोनेंट्स है, मतलब एक आपका सॉल्यूट है और एक आपका सॉल्वेंट है, ऑलराइट, तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाएगा बाइनरी सॉल्यूशंस। क्या बोला जाएगा इनको? बाइनरी सॉल्यूशंस। एंड देन अगर दो से ज्यादा हुए, मींस इफ देयर आर थ्री कंपोनेंट्स, ठीक है, थ्री कंपोनेंट्स में एक जो होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा और दो जो होंगे वो आपके क्या होंगे? सॉल्यूट होंगे, ऑलराइट। और ऐसा अगर सॉल्यूशन है तो उसको बोलेंगे अपन टर्नरी सॉल्यूशन। Okay, so if there are two components in a solution, it is known as binary. If there are three components, then it is known as a ternary solution. So in this chapter we'll focus on only binary solution, in which we'll discuss about one solute and one solvent. Okay, now coming on to types of solutions. Types of solutions. Okay, so types of solution, there are three types of solution. Number one, gaseous solutions. Then there are liquid solutions, and then there are solid solutions. So there are three types of solution: gaseous solution, number two liquid solution, and number three solid solution. In gaseous solutions, the physical state, okay, this is based on the uh, physical state of solution. So the physical state of the solution is gaseous, and in liquid solution the physical state of the solution is liquid, and here the physical state of the solution will be solid. Okay, let's take quick examples. Gaseous solutions, mixture of gases, we call it air. So air is a mixture of different gases, so that's why it is a gaseous solution. And then liquid solution, if I'll add NaCl in water, then it is a liquid solution. And solid solution means alloys. So alloys are the examples of solid solutions. Okay, there is a table given in the NCERT book which discussed about the types of solution and further their subtypes. All right, so total there are 9 subtypes of the solution with their examples. So go through that table. All right, but कुछ सॉल्यूशंस है जिन्हें आपको पता ही होना चाहिए, जैसे कि क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म plus nitrogen gas. So it's an example of liquid in gas solution. So it's an example of liquid in gas solution, which means that chloroform is liquid. All right, so हम सोचते हैं कि क्लोरोफॉर्म एक गैस होगी जो कि इस्तेमाल की जाती है एज एन एनेस्थीसिया। ओके, सो क्लोरोफॉर्म जो है हमें लगता है कि ये गैस है, बट क्लोरोफॉर्म क्या है? लिक्विड है। एंड नाइट्रोजन तो हम जानते हैं कि गैस है। सो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस solution. So it's a gaseous solution. Okay, and then we have to remember about very important term which is amalgam. Okay, so what is amalgam? That if we will alloy mercury, okay, mercury which is Hg with another metal. Okay, if we'll make alloy or we'll make mixture of mercury with other metal, then that alloy is known as amalgam, or it is known as amalgam, है ना। फिर हम उसको एलॉय नहीं बोलेंगे, फिर हम उसको क्या बोलेंगे? अमलगम बोलेंगे। ऑल राइट, अमलगम इज एन एलॉय ऑफ mercury with other metal. So if mercury is alloy with sodium, then it is also known as amalgam. If mercury is mixed with aluminium, then it is also known as amalgam. So the alloy of mercury and other metal is always known as amalgam. All right, let's move on to the next slide. तो चलिए बात करते हैं कि किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट
सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को हम किस तरह से क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में दो टाइप के सॉल्यूशंस समझाए गए हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड concentrated solutions. Okay, and these two terms are relative terms relative to each other. So what are dilute solution? ऐसे solutions जिसमें solute की quantity very low हो या वेरी लेस हो। सो वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट अगर प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर रिलेटिवली किससे, किसी दूसरे सॉल्यूशन से, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है अगर वो लार्ज क्वांटिटी में है, किसके कंपैरिजन में, किसी दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, अगर इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है NaCl और H2O का, दो सॉल्यूशन है हमारे पास, और एक में हमारे पास जो NaCl है वो 10 ग्राम्स हैं, 10 ग्राम NaCl in 1 liter solution, and in second one we have 20 grams of NaCl in 1 liter water। तो अगर इन दोनों को हम रिलेटिवली कंपेयर करें तो जिसमें कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, मीन्स NaCl जिसमें कम है 10 ग्राम, क्योंकि इस A नंबर के सॉल्यूशन में सिर्फ 10 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर घुला हुआ है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। और क्योंकि इसमें ए सॉल्यूशन के मुकाबले ज़्यादा सॉल्यूट घुला हुआ है, इस वजह से हम इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ आया होगा कि सॉल्यूट की क्वांटिटी पर किस तरह से हम सॉल्यूशंस को डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड बताते हैं। ऑलराइट, ओके, अब आगे देखिए कि ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने पढ़े और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस हमने पढ़े, इन दोनों से ही हमें नहीं पता चला कि उस सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट कितना होगा। ये बेसिकली एक कंफ्यूजन का मामला है, कॉन्ट्रडिक्शन वाला मामला है। इस वजह से कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी ताकि हम एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक्सप्रेस कर पाएं। और इसीलिए सबसे पहली जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारी बनेगी वो बनेगा मास परसेंटेज। ओके, इसे हम W/W भी बोलते हैं। W यहाँ पर मास बाय मास को रिप्रेजेंट करता है, या हम बोल सकते हैं कि वेट बाय वेट को। सो परसेंटेज में हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से, कि क्योंकि लिखा हुआ है कि ये मास बाय मास है या वेट बाय वेट है, तो ऊपर हम मास ऑफ द कंपोनेंट लेंगे, मास ऑफ द कंपोनेंट का मतलब हुआ कि ऊपर हम सॉल्यूट का अमाउंट भी ले सकते हैं और ऊपर हम सॉल्वेंट का अमाउंट भी ले सकते हैं। अगर हम ऊपर मास ऑफ द सॉल्यूट लेंगे तो मास परसेंटेज निकलेगा सॉल्यूट का। अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में मास ऑफ द सॉल्वेंट लेते हैं तो मास परसेंटेज बनेगा सॉल्वेंट का। तो ऊपर हम न्यूमरेटर में लेंगे मास ऑफ द कंपोनेंट और नीचे लेना है टोटल मास ऑफ दी सॉल्यूशन। नीचे हमेशा सॉल्यूशन हम लेंगे, और क्योंकि हम परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं तो ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 100 हमें करना पड़ेगा ताकि टर्म काय में आए, 100 में से निकल के आए या परसेंटेज में निकल के आए। ठीक है, सो ये हुआ मास बाय मास या वेट बाय वेट एक्सप्रेशन। अगर हम एक एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एनसीईआरटी की बुक में एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो है हमारा कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन का। सो कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन जो है वो 3.62% बाय मास है
सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर का। ना सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो है NaOCl। ठीक है, NaOCl का सॉल्यूशन H2O के साथ में, और ये परसेंटेज क्या है 3.62%। अब इसका मतलब समझते हैं, क्योंकि ये वेट बाय वेट है, तो अगर हम सपोज करें कि टोटल 100 ग्राम्स सॉल्यूशन होगा, 100 ग्राम्स सॉल्यूशन होगा, तो इस 100 ग्राम में 3.62 ग्राम सोडियम हाइपोक्लोराइड होगा, और अगर हम 100 में से माइनस कर दें, विच मीन्स 100 माइनस 3.62 ग्राम, ये क्या होगा हमारा H2O। ऑलराइट, ये बात समझ आई। सो में से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे हम, तब हमें पानी की क्वांटिटी का पता चलेगा, पानी के मास का पता चलेगा, वेट का पता चलेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये वेट बाय वेट परसेंटेज एक्सप्रेशन है। चलिए देखते हैं एक इंटेक्स्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बेस्ड है मास बाय मास परसेंटेज के ऊपर। तो सिर्फ यही क्वेश्चन आज हम देखेंगे इसमें। क्वेश्चन बोल रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 and carbon tetrachloride CCl4 if 22 grams of benzene is dissolved in 122 grams of carbon tetrachloride। चलिए तो शुरू करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है उससे शुरू करते हैं। पहले वो लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है मास ऑफ बेंजीन, जो कि दिया हुआ है 22 ग्राम्स। देन हमें दिया हुआ है मास ऑफ CCl4, जो कि है 122 ग्राम्स। ना अगर हमें मास परसेंटेज निकालना है, सबसे पहले बेंजीन का निकाल लेते हैं। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, दैट इज मास और वेट ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और ऊपर हमें मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मास ऑफ बेंजीन देख लेते हैं। मास ऑफ बेंजीन दिया हुआ है 22 ग्राम्स अपॉन टोटल मास आएगा 22 प्लस 122। ओके, टोटल मास में बेंजीन और CCl4 के मास को हमें ऐड करना पड़ेगा और ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये बन जाएगा 2200 अपॉन 144। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर बनेगा 15.28%। ओके, so this is the mass percentage of benzene in this solution। ओके, अब हम बात करते हैं मास परसेंटेज ऑफ CCl4 के बारे में। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ हम चेंज कर देंगे बेंजीन की जगह CCl4 को। तो मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इज इक्वल्स टू मास ऑफ CCl4 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो CCl4 का 122 ग्राम मास हो गया या वेट हो गया, और नीचे टोटल मास 144 और इनटू हो जाएगा 100। तो जब हम 12200 अपॉन 144 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 84.72%। ओके, ये हमने कैलकुलेट करके देखा कि 84.72 आंसर कैलकुलेशन से आता है कि नहीं आता है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज टोटल 100 होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन हमारे पास है, तो हम डायरेक्टली 100 में से जो हमारा बेंजीन के परसेंटेज आए थे 15.28, इनको माइनस करके भी आंसर निकाल सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली हमें वैल्यू देगा 84.72%। ठीक है, तो आप 100 माइनस 15.28 करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, जो कि हमारी एक्सरसाइज का 1.7 है।
क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास, विच मीन्स हमें निकालना है मास परसेंटेज। क्या निकालना है यहाँ पे? क्वेश्चन दिया हुआ है मास परसेंटेज के ऊपर, मास परसेंटेज। सो सॉल्यूशन जो है वो दो डिफरेंट सॉल्यूशन के मिक्सचर से बना हुआ है, जिसमें एक सॉल्यूशन हमारा है 300 ग्राम्स ऑफ 25% एंड सेकंड सॉल्यूशन है 400 ग्राम्स ऑफ 40% सॉल्यूशन। ओके, विच मीन्स 25% सोल्यूट है फर्स्ट सॉल्यूशन में और 40% सोल्यूट है 400 ग्राम्स में। तो अगर हम फर्स्ट सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी को कैलकुलेट करें तो वो आएगी 300 इंटू 25, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे आएगा 100। सो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी और आएगा 75 ग्राम्स, विच मीन्स 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 75 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन नंबर 1। इसी तरह से सेकंड सॉल्यूशन में 400 का हमें निकालना पड़ेगा 40%। सो 400 इंटू 40 अपॉन 100। सो 20 से 20 कैंसिल, 4 4 ज़ा 16, 160 ग्राम। सेकंड सॉल्यूशन में 400 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 160 ग्राम हमारे पास क्या है? सॉल्यूट है। अब अगर हम टोटल सॉल्यूट के बारे में बात करें, टोटल सॉल्यूट, तो हमें सॉल्यूशन ए का सॉल्यूट 75 ग्राम और 160 ग्राम सॉल्यूशन नंबर बी का सॉल्यूट, दोनों को अगर अपन ऐड कर दें तो ये बनेगा 235 ग्राम्स। ओके, सो टोटल सॉल्यूट दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने पर बनेगा 235, और अगर टोटल सॉल्यूशन के बारे में हम बात करें तो वो बनेगा 300 प्लस 400 विच इज इक्वल्स टू 700 ग्राम्स। ओके, सो 700 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन contains 235 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। अब हम इसका परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो मास परसेंटेज ऑफ solute is equals to mass of solute upon total mass of solution और ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सो सॉल्यूट का मास 235 अपॉन सॉल्यूशन का मास 700 इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आएगा 33.57%। ओके, तो ये होगा हमारा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना है तो सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 माइनस 33.57 कर देंगे। ऑलराइट, तो परसेंटेज हमारा जो आएगा निकल के वो बनेगा 66.43%। ओके, सो टोटल परसेंट 100 होते हैं, उसमें से हम जो एक सॉल्यूट है उसके परसेंटेज को माइनस करेंगे तो बचा हुआ रिमेनिंग परसेंटेज जो है वो डेफिनेटली सॉल्वेंट का होगा। तो 66.43% सॉल्वेंट का परसेंटेज होगा। तो आई थिंक अब आपको मास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इससे आगे की कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।